तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कर लिया था। और क्या होती हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन हमने करी थी। बोल सकता है कोई व्हाट इज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी? तो इट इज द इंक्रीज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट। किसी भी सिस्टम के लिए पार्शियल मोलर क्वांटिटी निकालनी हो तो इट इज इंक्रीज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ इट ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट। और किस पे होते हैं वो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी जितने भी मोल्स हैं, रेस्ट ऑफ द मोल्स, है ना, ऑफ अदर सब्सटेंसेस टू large amount of the system, so that will not change any concentration. There is no appreciable change in concentration. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगे क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को कैसे डिटर्मिन करते हैं? तो देयर आर 3 मेथड्स। तो उसमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है इसमें क्या होता है, हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि अगर हम डेफिनेशन में जाएं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेशन जो थी उसमें हमने मैथमेटिकली उसको लिखा था। क्या थी डेफिनेशन उसकी? जैसे एक्स आई का पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इट इज पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्स, उसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन आई, कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर कंपोनेंट्स फिक्स। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो अब इस डेफिनेशन में हमें जो है, इस डेफिनेशन से हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो इस इक्वेशन को अगर देखोगे आप, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इट फॉलोज दैट इन ऑर्डर टू डिटरमिन partial molar property तो वी शुड प्लॉट अ ग्राफ। किस किस के बीच में? बोलो। बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे? एक्स। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स जो है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। किसके अगेंस्ट? फॉर वेरियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, मतलब बाइनरी
सिस्टम है अगेंस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने अगर ऐसा किया कि नंबर ऑफ मोल्स के अगेंस्ट उसको प्लॉट किया ग्राफ को, ठीक है, जैसे मान लिया दो N1 और N2 हैं, मतलब दो कंपोनेंट हैं 1 एंड 2, और एक के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो हम क्या करते हैं कि N2 के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, जिसमें N2 वन ऑफ देम है ना, और जो N1 है दैट इज केप्ट कांस्टेंट। एक को हमने कांस्टेंट कर दिया N1 को, और हमने N2 के अगेंस्ट उन प्रॉपर्टीज को जो है प्लॉट किया। तो जब हम ये प्लॉट करते हैं, अब हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर जो भी कर्व बनेगा उसके अगेंस्ट हमने टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो स्लोप होगा उसका एट एनी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन वही होगी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एट एनी पर्टिकुलर composition, so that gives the value of x2 bar at that composition। क्योंकि हमने एक और रिलेशन पढ़ा था उसमें कि जब हमें अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी N1 निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, N1 मोल्स हैं मान लिया फर्स्ट कंपोनेंट के, तो उसको उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और N2 सेकेंड कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उसको भी उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2 ये सम कर देते हैं, तो ये आ जाती है वैल्यू, ठीक है ना। तो ओके, तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं, देखो अगर ग्राफ प्लॉट करूं x वर्सेस N2, ठीक है ना, x वर्सेस N2 मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो बताओ ये N2 है ना, और ये x है, ये दो वेरिएबल है, तो इसको मैं y बोल दूं, इसको mx और इसको c, क्योंकि N1 तो कांस्टेंट है। ये पूरा टर्म आ गया आपका इंटरसेप्ट, और ये हो गया मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। N2 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहां से ये यहां तक जो वैल्यू आएगी, इसमें N2 क्या होगा, 0, और N1 की जो भी वैल्यू होगी, तो N2 0 होगा, तो मतलब ये जो ग्राफ आएगा, अगर ये मोल फ्रैक्शन की तरह लूं मैं, है ना, तो इस प्लॉट के अकॉर्डिंग x2 क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। जो भी ग्राफ है, मान लिया ऐसा आता है ग्राफ, या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो इसके अकॉर्डिंग, ये तो स्ट्रेट लाइन ही लग रहा है ना ग्राफ, तो जैसा भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में आता है, तो जो टेंजेंट ऑफ द ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x2, है ना। और अगर, तो ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू N1 x1 बार, ये कल भी हमने किया था डिराइव रिलेशन। तो इस तरह से x2 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अगर वैल्यू ऑफ x2 बार एट एनी कंपोजिशन, हमने फाइंड आउट कर ली,
तो क्या करेंगे, जो corresponding वैल्यू आएगी x1 बार की, दैट वी कैन कैलकुलेट नाउ, then the corresponding value of x2 बार तो निकाली वैल्यू ऑफ x1 बार। ये बार मैंने बोला था किसके लिए निकालते हैं, किसके लिए लगाते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के लिए। तो कैन बी नोन बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 लगा देंगे तो x2 बार n2 बार पुट करो, x की वैल्यू पता है, तो ये आपके पास x1 बार आ जाएगा। बट इसमें इस जो रिलेशन है, ये जो डायरेक्ट मेथड है, उसकी लिमिटेशन क्या है, कि जो एग्जैक्ट स्लोप है कर्व का, मैंने बोला ना कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ना आए, है ना, कर्व्ड आए। तो जो एग्जैक्ट स्लोप है, समटाइम्स एग्जैक्ट स्लोप ऑफ द कर्व that cannot be ascertained very accurately। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि जो इसका स्लोप आएगा वो कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो है दैट इज नॉट, मतलब डेफिनेटली वी कैनॉट से कि इसी जगह पे टेंजेंट आएगा, या ग्राफ का जो कर्व है उसका टेंजेंट जो आइडेंटिफाई करना दैट इज नॉट वेरी इजी, है ना। इसलिए इस मेथड की ये लिमिटेशन है। इसलिए जनरली जो मेथड आता है, मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम्स में अपने HNGU के, उसमें ये वाला मेथड आता है, फ्रॉम एपरेंट मोलर प्रॉपर्टीज। पहले वो पूछता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एंड डिटरमिन द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी from apparent molar, from the method of apparent molar properties। ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। तो ये वाला जो मेथड है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आता है एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो वही सपोज कर लेना है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है x, यहां से स्टार्ट करना है कि सपोज x वो है वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना फॉर अ मिक्सचर, जिसमें N1 मोल जो हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट 1 के, और N2 मोल जो हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट 2 के। तो N1 मोल्स कॉन्स्टिट्यूएंट 1 के हैं और N2 मोल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट 2 के हैं। और जो X1 बार है वो है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। पर मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो या कंपोनेंट बोलो एक ही बात है। तो X1 बार जो है वो है वैल्यू किसकी, ऑफ द प्रॉपर्टी पर मोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 1।
अब देन द एपरेंट जो मोलर वैल्यू है which is represented by phi x of the given property, apparent molar value represented by phi x किसके of the given property for component या for constituent 2. एक constituent 1 के लिए हमने सिंपली ले ली x1 बार, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो ले ली कंपोनेंट 2 के लिए. तो इट इज पुट एज फॉलोस. कैसे लिख सकते हैं कि x जो है, अभी पिछले उसमें किया ही हमने कि n1 x1 प्लस n2 phi x, लेट अस से कि phi x वो वैल्यू है. तो इस तरह से अपने पास जो phi x एपरेंट मोलर प्रॉपर्टी है, मोलर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट 2 है, दैट कम्स आउट टू बी, बोलो, x माइनस n1 x1 बार डिवाइडेड बाई n2. ये आ गया अपने पास phi x. ओके, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस n1 x1 इक्वल टू, अच्छा इसको मैंने लिया ना, ओके, x1 ही लो ये, है ना, क्योंकि हमने ये लिया है x1 क्या लिया है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर मोल, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर मोल ऑफ द प्योर कंपोनेंट. तो लेट अस टेक इट एज x1 ओनली, क्योंकि हमने इसको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी नहीं बोला है. क्या बोला है? प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर मोल ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1. प्योर कंपोनेंट 1 की प्रॉपर्टी है ये, इट इज नॉट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, है ना. तो ये सिंपली एक मोल अगर ये हम ऐड करते हैं तो प्योर कंपोनेंट की बात हो रही है, तब उसका जो वैल्यू होगी दैट इज x1. सोल्यूशन में डालने के बाद कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, राइट. तो अभी प्योर कंपोनेंट की बात हो रही है. ऐसा क्वेश्चन मुझे चेयर ने भी दिया है, इसके लास्ट में हम उस पर आएंगे. ओके, तो x आ गया n1 x1, और ये एपरेंट मोलर प्रॉपर्टी जो हमें फाइंड आउट करनी है, और n1 नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, फर्स्ट कंपोनेंट के, n2 नंबर ऑफ मोल्स हैं सेकंड कंपोनेंट के. तो इस तरह से x माइनस n1 x1 दैट इज इक्वल टू n2 phi x. तो ये सारी इक्वेशंस आपके पास आ गई. अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, दिस वन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू n2. अगर n2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती है तो किस क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, एंड बाय कीपिंग n1 एज कांस्टेंट, क्योंकि हम बाइनरी मिक्सचर ले रहे हैं कोई, ठीक है, जिसमें n1 और n2 दो ही कंपोनेंट्स हैं. n1 नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट कंपोनेंट के, n2 नंबर ऑफ मोल्स थर्ड सेकंड कंपोनेंट के, जिसमें n2 को वेरी कर रहे हैं और n1 को हम फिक्स रख रहे हैं. तो n1 अगर फिक्स रख रहे हैं तो ऑब्वियसली n1 x1 जो है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि x1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि इट इज पर मोल. नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स कर दिए तो n1 x1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो क्या बनेगा, बोलो,
डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलो x को डिफ्रेंशिएट किया पहले विद रिस्पेक्ट टू n2, क्या क्या कांस्टेंट रखा हमने, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख दी, इक्वल टू, अब बताओ n1 x1 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, बोलो विद रिस्पेक्ट टू n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 x1 डिफरेंशिएशन, दैट इज 0, वेरी गुड। तो अब बचा क्या हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n2x 5x विद रिस्पेक्ट टू n2, ये आया रिलेशन। अब इस रिलेशन को, इसको नंबर दे देते हैं, चलो 1 2, ये अलग अलग इक्वेशंस हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है। तो अब इसको, ये डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी, दैट मीन्स ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ये होता है ना डिफरेंशिएशन का रूल, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से वी गेट partial differential of x with respect to n2 by keeping temperature, pressure, n1 constant, that is equal to, अब क्या है अपने पास, n2 and 5x, तो n2 बाहर, partial differential of 5x with respect to n2 by keeping temperature, pressure and n1 constant, plus 5x डिफरेंशिएशन ऑफ n2 विद रिस्पेक्ट टू n2, दैट इज 1। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। लेट अस टेक इट एज फिफ्थ, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये इसको क्या बोलेंगे, बोलो, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू n2 बाय कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड अंदर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, what is this, this is partial molar property of component 2, क्योंकि partial differential of x with respect to n2 at constant temperature, pressure and number of moles, by definition it is partial molar property of component 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया अपने पास x2 बार, ये वाला पूरा पार्ट, एंड दैट इज इक्वल टू, बोलो, n2 पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू n2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्लस 5x, ये आ गए अपने पास इक्वेशन। अब ये जो है, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n2 है और ये भी n2 है, तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n2 जो है ना, दैट इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n2 डिवाइडेड बाई n2, ये होता है। पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n2 डिवाइडेड बाई n2 कैन बी रिटन एज पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n2, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम x क्या होती है, 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से इट कैन बी रिटन एज x2 इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ 5x divided by partial differential of natural log of n2 at constant temperature, pressure and n1 plus 5x। देख लो इसी इक्वेशन में और इसमें डिफरेंस, कि यहां n2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ n2 था, अब हमने क्या कर दिया, n2 यहां से हटा के इसमें ले आया, तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n2 हो गया ये, प्लस 5x। तो ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 7। और यहीं पे अगर जो n है वो मोलैलिटी होता,
इफ N2 इज इक्वल टू M, मतलब मोलैलिटी हो ये, इंस्टेड ऑफ N2 हम उसको लिख रहे हैं मोलैलिटी, और N1 इज कांस्टेंट, तो इट कैन बी रिटन एज x2 बार इक्वल टू, या तो सिक्स्थ को कैसे लिखेंगे, N2 की जगह M, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू M by keeping temperature, pressure and N1 constant plus 5x, या फिर it is equal to partial differential of 5x divided by partial differential of natural log of M by keeping temperature, pressure and N1 constant plus 5x। तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाएंगी। अब 5x आ गया तो यहां से 5x जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो 5x कैसे निकालेंगे यहां से कि इफ वी प्लॉट x अगेंस्ट N2 और M, N2 या M के अगेंस्ट हम इसको प्लॉट करें, और किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ N2 और नेचुरल लॉग ऑफ M, ठीक है, उसको प्लॉट करें फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ 5x को अगेंस्ट N2 और अगेंस्ट नेचुरल लॉग ऑफ N2 और नेचुरल लॉग ऑफ M अगर हम प्लॉट करें तो इट इज पॉसिबल to calculate the partial molar property x2 bar from the slope। स्लोप से हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5x को प्लॉट किया तो जो स्लोप आएगा दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो ये भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, और ये जो मेथड है इट इज मोर एक्यूरेट देन ये जो दो मेथड है। देखो यहाँ पे एक तो हमने N2 को प्लॉट किया और M को, और दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ N2 और नेचुरल लॉग ऑफ M को। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो सिंपल वाला मेथड है ना दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। कौन से वाला, ये नेचुरल लॉग ऑफ N2 और M वाला मेथड दैट इज मोर एक्यूरेट देन नेचुरल लॉग, ठीक है। अब ये होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इन प्लेस ऑफ ग्राफिकल ये जितना भी हमने किया अभी दैट इज ग्राफिकल प्रोसीजर। तो इन प्लेस ऑफ ग्राफिकल प्रोसीजर we can use an analytical procedure। जब 5x जो है it can be expressed as a function of N2 ऑफ द मोलैलिटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं कि d ऑफ dm, मोलैलिटी ले लो या N2 ले लो, तो N2 की जगह मैंने स्मॉल m लिख दिया इसको, ठीक है। तो m इंटू 5x
इसको मैं बड़े डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, एम डी फाई एक्स अपॉन डी एम प्लस फाई एक्स। तो इसी तरह का प्लॉट था ना वो, देखो पीछे हमने जो किया ये फाई एक्स आया था और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एम, ये वाला प्लॉट एम इंटू फाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस फाई एक्स। तो देखो ये है एम इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई एक्स प्लस फाई एक्स, और ये जो डी एम फाई एक्स अपॉन डी एम जो है दैट इज इक्वल टू एक्स टू बार। इसी के कंपेयर कर लो, ये एक्स टू बार इक्वल टू एम इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एम प्लस फाई एक्स। तो ये भी वही आया ना, एम फाई एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया एम डी फाई एक्स अपॉन डी एम प्लस फाई एक्स। तो डी एम फाई एक्स अपॉन डी एम दैट कम्स आउट टू बी एक्स टू बार। और इस इक्वेशन को when the above equation is integrated between the limits of 0 and m, अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट्स ऑफ 0 and m for the values of m, and दूसरा between 0 and m phi x for the value of m phi x। तो क्या बनेगा, देखो इस इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है। ये कौन सी इक्वेशन बनी, 10। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करो तो डी एम फाई एक्स डी एम फाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर दी हमने। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, डी एम फाई एक्स इक्वल टू एक्स टू बार इंटू डी एम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करा तो 0 से एम फाई एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0 टू एम एक्स टू बार डी एम। तो एम फाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन बोलो क्या होती है, डी एम फाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, डी एम फाई एक्स की होगी एम फाई एक्स विद 0 टू एम फाई एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स टू बार इंटू डी एम। तो इस तरह से एम फाई एक्स माइनस 0 हुआ है, तो सिंपली इट इज एम फाई एक्स इक्वल टू 0 टू एम एक्स टू बार इंटू डी एम। तो फाई एक्स कम्स आउट टू बी 1 अपॉन एम 0 टू एम एक्स टू बार डी एम। तो ये इस तरह से फाई एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस रिलेशन, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 12। तो फाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल एम एक्स टू बार डी एम। वट इज एम, दैट इज मोलैलिटी, और मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो मतलब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बताओ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो मोलैलिटी है that is obviously proportional to
द मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इट कैन बी रिटन एज, बोलो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? 5x इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू c x2 बार इंटू डी। तो इसको हम फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलैलिटी और मोलैरिटी की टर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज, ये जो रिलेशन किया ना हमने यहां से, ये है एपरेंट मोलर प्रॉपर्टीज मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसको कर लेना। सिंपल आपको स्टार्ट करना है कि कोई वैल्यू x, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x है किसी मिक्सचर के लिए जिसमें n1 मोल्स हैं कंपोनेंट 1 के, n2 मोल्स हैं कंपोनेंट 2 के, ठीक है। और x1 जो है वो है किसी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, ठीक है। तो एपरेंट मोलर वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट किया हमने 5x किसके लिए? कंस्टिट्यूएंट 2 के लिए। एंड देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x है दैट इज n1 x1 प्लस n2 5x। और इस तरह से 5x जो है इसको x को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू n2 और अपने पास ये वैल्यू आ गई x2 बार इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू n2 और x2 बार जो है ये हमारे पास रिलेशन आ गया था। और इसी को ही हमने n2 को स्मॉल m से डिनोट कर दिया नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और स्मॉल m मीन्स n2 अगर स्मॉल m के बराबर है तो ये वैल्यू आ जाएंगी। और 1/x dx दैट कैन बी रिटन एज, ये रिलेशन मैंने बताया था आपको अभी कि 1/x dx दैट कैन बी रिटन एज d ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो उसको हमने m अपॉन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ m डिवाइड बाई m दैट कैन बी रिटन एज पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ m। फिर हमने बताया कि अगर हम इसको 5x को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट n2 या m या नेचुरल लॉग ऑफ n2 और नेचुरल लॉग ऑफ m, तो वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी x2 बार स्लोप, उसके स्लोप से। और अगर ग्राफिकल प्रोसीजर यूज नहीं करना है तो वी कैन गो फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें हमने पहले डिफरेंशिएशन देखी m5x की विद रिस्पेक्ट टू m और उसको कंपेयर कर लिया इक्वेशन से और फिर उसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू m5x एंड 0 टू m दोनों साइड और उस तरह से 5x हमने फाइंड आउट किया। दैट्स इट। ये दूसरा मेथड है। और तीसरा जो मेथड है दैट इज मेथड ऑफ इंटरसेप्ट, दैट इज द लास्ट मेथड। तीन ही मेथड है जिसमें ये लास्ट वाले दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एपरेंट जो मोलर प्रॉपर्टीज है वो बार बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इंटरसेप्ट्स। अब अभी तक हम स्लोप से निकाल रहे थे वैल्यूज, अब हम इंटरसेप्ट पे आएंगे कि इंटरसेप्ट से कैसे हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड जो है ना दैट इज मोर यूजफुल, क्योंकि इस मेथड में वी कैन डिटरमिन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कंस्टिट्यूएंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो वी कैन राइट कि दिस मेथड इज मोर यूजफुल। क्यों यूजफुल है? बिकॉज इट गिव्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, है ना, द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। हम दोनों पार्शियल मोलर जो प्रॉपर्टीज हैं
of both constituents of a binary mixture. बाइनरी मिक्सचर आपको पता है कि दो कंपोनेंट वाला मिक्सचर को हम बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं. ऑफ एनी कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन का मिक्सचर हो, हम दोनों कंपोनेंट्स की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड. तो इसमें करना क्या है, पहले हमें सपोज करना है कि स्मॉल x जो है कोई मीन वैल्यू है. मीन वैल्यू है ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यहां से स्टार्ट किया हमने कि हमने सबसे पहले उसमें क्या किया था, एपरेंट मोलर प्रॉपर्टी मानी थी फाई एक्स, जिसको फिर हमने बाद में फाइंड आउट किया. इसमें हमने ये मान लिया कि x जो है मीन वैल्यू है किसी पर्टिकुलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की पर मोल ऑफ द मिक्सचर. पर मोल ऑफ द मिक्सचर जो है x जो है वो मीन वैल्यू है. तो अगर अपने पास मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू क्या होती है, पर मोल. तो हमने पहले पढ़ा कि लेट अस से कि n1 नंबर ऑफ मोल्स हैं कंपोनेंट 1 के और n2 नंबर ऑफ मोल्स हैं सेकंड कंपोनेंट के. तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो प्रॉपर्टी की होगी x किसी भी सिस्टम के लिए, तो कैसे आएगी वो, x जो है दैट इज इक्वल टू दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम इनटू x. क्योंकि x है जो मीन वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल, तो टोटल मोल से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. इस तरह से x वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि कैपिटल X इज इक्वल टू n टोटल इनटू स्मॉल x. क्योंकि x है पर मोल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर मोल, और टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. अब इस इक्वेशन को लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n2. differentiate this equation. Let us say this equation as number 1. Differentiate equation 1 with respect to n2. तो n2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बाय कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट. एंड at constant temperature, pressure and n1 is also constant. तो सारा ये कांस्टेंट है बाकी. तो इस तरह से अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम x को विद रिस्पेक्ट टू n2 बाय कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लो फर्स्ट, differentiation of second by keeping temperature, pressure and number of moles constant, plus second and partial differential of n1 plus n2 at, अब n1 तो कांस्टेंट है, n2 की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी तो x ही आ जाएगा वैल्यू. ये समझे, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n1 plus n2 by keeping temperature, pressure and n1 constant. तो n1 तो पहले ही कांस्टेंट, तो वो तो उसकी डिफरेंशिएशन तो 0 होगी और n2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1. और ये इसको क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट इज दिस, हेलो व्हाट इज दिस, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2. तो ये हो जाएगी x2 बार. तो x2 बार दैट इज इक्वल टू
पार्शियल डिफरेंस, एक तो हो गया x प्लस n1 प्लस n2 इंटू partial differential of small x with respect to n2 at constant temperature, pressure and n1। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब लेट अस कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है ऑफ कंपोनेंट 1, that is defined as, let us say x1 is the mole fraction of component 1 and that is equal to number of moles of the component 1 divided by total number of moles, that is x1। तो अब इस इक्वेशन को लेट अस डिफरेंशिएट, ठीक है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू n2। with respect to n2 by keeping क्या क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। आप स्टार्टिंग में लिख दो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, पर मैंने पहले लिखा नहीं था इसलिए लिख रहा हूँ बार बार। तो डिफ्रेंशिएशन करी x1 की विद रिस्पेक्ट टू n2, तो ये x1 की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n2 इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू यस n1, एक तो हो जाएगा आपके पास n1 तो कांस्टेंट ही है, इसको तो कांस्टेंट रखो, n1 प्लस n2 की पावर -1 की डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, n2 तो कांस्टेंट रखोगे, तो n1 प्लस n2 रेज टू पावर -1, इसकी डिफ्रेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू n2, अलग से कर देता हूं, d बाई डी n2 ऑफ n1 प्लस n2 रेज टू पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, n1 प्लस n2 की पावर क्या हो जाएगी -2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ n1 प्लस n2, तो ये तो n1 तो कांस्टेंट और n2 की वैल्यू 1, तो इस तरह से ये आ जाएगा -1 अपॉन n1 प्लस n2 रेज टू पावर 2। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -n1 प्लस n2 रेज टू पावर 2। तो ये आ जाएगा डी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू n2 इक्वल टू -n1 अपॉन n1 प्लस n2 रेज टू पावर 2। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू -n1 अपॉन n1 प्लस n2 रेज टू पावर 2 इंटू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n2। ओके, तो पर इसको तो कंप्लीट लिख सकते हैं क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है, दूसरा तो वेरिएबल है नहीं, n1 तो कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो चलो कीप इट लाइक दैट। ओके, तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू पार्शियल डिफरेंशियल n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये बार बार दो बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये अपने आप में क्या है x1, तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x1 इक्वल टू -x1, ये आ गया। अब इसको ऐसे कर देता हूं, ओके, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई इस तरह से
कि माइनस ये इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, माइनस, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं, -x1 अपॉन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x1 इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन n2। ओके, ये करने के बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, dx, तो क्या बन जाएगा, -x1 पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, और क्या क्या कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और n1 इज इक्वल टू, बोलो, n1 प्लस n2 और पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x with respect to n2 by keeping temperature, pressure and n1 constant। तो इस तरह से क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक पहले भी इक्वेशन लिखी थी ना हमने, इक्वेशन पीछे कौन सी लिखी थी हमने, ये x2 बार इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस n1 प्लस n2 partial differential of x with respect to n2 by keeping temperature, pressure and number of moles constant। तो यहां से ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू n2, वो ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब x2 बार कम्स आउट टू बी स्मॉल x माइनस x1 partial differential of x with respect to x1 by keeping temperature, pressure and number of moles constant। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। ये सब हमने जो तामझाम किया ना सारा, वो इसके लिए किया कि n1 प्लस n2, ये वाला n1 प्लस n2 partial differential of x with respect to n2 that becomes equal to this। मतलब ये जो मल्टीप्लाई किया हमने स्मॉल x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, स्मॉल x से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, x2 बार इक्वल टू स्मॉल x माइनस x1 x माइनस x1 पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1 टेम्परेचर, प्रेशर n1 कांस्टेंट। तो इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम 4। एक मिनट यार, अब जो मीन मोलर प्रॉपर्टी है, यहां से x क्या, x2 बार हो गया x माइनस x1
पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x1, टेम्परेचर, प्रेशर, n1 कांस्टेंट। अब जो वैल्यूज हैं ऑफ द मीन मोलर प्रॉपर्टी, स्मॉल x for mixture of various composition, उसको प्लॉट किया हमने किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन x1। तो लेट अस प्लॉट इट। जब हम प्लॉट करते हैं इसके ग्राफ को, तो ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ऐसा ग्राफ आता है इसका। अब लेट अस से कि कोई एक पॉइंट लेते हैं ओ, ठीक है, जिसमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी हमें डिटरमिन करनी है। सपोज ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट एट विच जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है इज टू बी डिटरमिन्ड। ओके, यहां ले लिया हमने x1 और यहां पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इस एक्सिस पे डिटरमिन करनी है हमें इस पॉइंट पे। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से खींच देते हैं हम। लेट अस से कि EF ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन AB जो बेस लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू प्रॉपर्टी की, उसके उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेट अस इट टचेस दिस लेफ्ट साइड एट C और राइट साइड लेट अस सपोज कि टच एट D। तो ये टेंजेंट जो CD हमने ड्रॉ किया, इफ द टेंजेंट इज CD इज ड्रॉन एट पॉइंट O और जो हॉरिजॉन्टल लाइन EF है दैट इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस लाइन AB, तो जो स्लोप होगा CD, स्लोप CD जो है वो क्या हो जाएगा? ये मीन वैल्यू है x की और ये है x1, तो ये जो स्लोप होगा दैट इज dx बाई dx1, ये आ जाएगा। और जो इंटरसेप्ट होगा CE, देखो क्योंकि ये टेंजेंट से यहां तक का ये होगा ना इंटरसेप्ट, तो ये जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज इक्वल टू x1 इंटू dx अपॉन dx1। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट O। क्योंकि हमने जब प्लॉट किया आपके पास सामने है वैल्यूज, ये थी ना x2 बार और ये x1 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, ये क्या होगा? स्लोप dx अपॉन dx1, x1 के अगेंस्ट प्लॉट किया ना, तो x1 के अगेंस्ट ये जो आएगा पूरा दैट इज dx अपॉन
x1 दैट इज स्लोप और x1 इंटू डी एक्स पॉन डी एक्स वन इंटरसेप्ट CE, पर टोटल जो होगा ना AE, A से E, मतलब यहां से यहां तक देखो, 0 से यहां तक, दैट इज इक्वल टू दैट इज द वैल्यू ऑफ x एट पॉइंट O, ये पूरी वैल्यू है ना। तो इस तरह से जो डिस्टेंस AC है, ये AC यहां से यहां तक की डिस्टेंस, टेंजेंट से नीचे, बेस लाइन से टेंजेंट यहां टच कर रहा है A, ठीक है, ये AC जो है ये देगा आपको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। दिस विल गिव यू पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी x2 बार। देख लो ये जो x2 बार आएगा, क्योंकि इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको लिख के कि x इक्वल टू x2 बार प्लस x1 पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, ये है, ठीक है ना। तो यहां से x को मैं प्लॉट कर रहा हूं x1 के अगेंस्ट, तो x को अगर मैं x1 के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा हूं तो उसके लिए ये क्या होगा, स्लोप, और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। बट बेस लाइन से जहां पे वो टच कर रहा है दैट इज एक्चुअली x2 बार। तो डिस्टेंस AC जो है दैट गिव्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी x2 बार। और इसी तरह से जैसे मैंने यहां x1 से किया ना, वैसे अगर x2 से करता है ना, तो इसी तरह से वी कैन शो कि जो BD है, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, अगर ये x2 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, x1, ये वाला क्या होगा, x1, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे x1 है 0 और x2 है 1, और इस पॉइंट पे क्या है, x1 है 1 और x2 क्या है, 0। तो इस तरह से इट कैन बी शोन दैट डिस्टेंस BD that gives the value of x1 bar for the mixture। कौन सा मिक्सचर, जिसका कंपोजिशन कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट O। तो इस तरह से दोनों, बोथ x1 बार एंड x2 बार आर determined simultaneously by using method of intercept। तो मेथड ऑफ इंटरसेप्ट जो है दैट इज मोस्ट यूजफुल, क्यों, बिकॉज इट गिव्स साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज, both the partial molar properties of the components of the binary mixture। So that's all about today's session. Thank you so much. Hope you got something out of it. कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क। हाँ, उसका क्वेश्चन ना, चेहर का, ओके, बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, चलो तो क्वेश्चन है वो, एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ पहले।
क्वेश्चन था कि द मोलर वॉल्यूम of pure methanol that is 40 cc per mole. और जो वॉल्यूम है ऑफ द सॉल्यूशन containing 1000 gram of water and small m moles of methanol. So it is given by 1000 plus 35n plus small n moles, है ना, 0.5 n स्क्वेयर. ये वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया हुआ है विच कंटेन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर एंड n मोल्स ऑफ मिथेनॉल. तो हमें कैलकुलेट करना था द पार्शियल मोलर वॉल्यूम for methanol. For molality m equal to 0 and m is equal to 1. ये बस दो केस थे. ये पहला था जिसमें जो है कंपोनेंट 1 सिर्फ ये मोलैलिटी 0 है. तो मोलैलिटी 0 का मतलब है कि उसमें तो सल्यूट है ही नहीं पहले, और हम उसमें फिर आप ऐड कर रहे हो 1 मोल, तो तब पार्शियल मोलर वॉल्यूम निकालना है फॉर मिथेनॉल. और दूसरा है कि 1 मोल ऑलरेडी है और उसमें हम एक्स्ट्रा मोल डाल रहे हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट ये जो है ये क्या होगी, ये किस्म की मीन प्रॉपर्टी होगी ना. ये जो वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 1000 प्लस 35n प्लस 0.5 n स्क्वेयर, और उसका तो फिक्स हो गए नंबर ऑफ मोल्स वाटर के. तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 ओवर 18. मतलब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं 55.55, और केस जो 1 अगर ले हम तो केस 1 में स्मॉल m 0 मतलब n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट ही हैं, तो n भी 0, स्मॉल m भी 0 और n भी 0. तो जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू n1, टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज n1 प्लस n2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. बट यहाँ पे जो वॉल्यूम आया n0 पुट करेंगे तो वॉल्यूम इज 1000. बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ना ये नहीं लिखा है उसने कि ये किस यूनिट में है. यहाँ तो दिया है इट इज़ 40 सेंटीमीटर क्यूब है ना पर मोल. तो हम इसको भी ना
सेंटीमीटर क्यूब ही मान लेते हैं, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, रीज़न बीइंग कि दिया नहीं है उसने कि किस यूनिट में ये वॉल्यूम है ना। तो लेट अस से कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसमें 1000 ग्राम वाटर है और n मोल जो हैं वो मिथेनॉल के हैं, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम ये होगा। तो n मोल जो सल्यूट के हैं उससे जो वेरिएशन हो रहा है वॉल्यूम का, तो यहाँ वॉल्यूम तो 1000 ही हो गया फर्स्ट केस में। केस 1 में जो वॉल्यूम है दैट इज 1000। अब हम क्या करते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन पे जाएं इसके पार्शियल मोलैलिटी, फर्स्ट की तो मोलैलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट एंड बाय कीपिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर तो पहले से कांस्टेंट ही है, दिया ही नहीं है तो मतलब कांस्टेंट है, और क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट है, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1000 तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 35 प्लस 0.5 इंटू 2 इंटू n, मतलब ये हो गया 35 प्लस n, 35 प्लस n। इसका मतलब कि अगर मैं n 0 पुट करूं तो ये 35 cc आ जाएगा फर्स्ट केस में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो वैसे तो अगर एक मोल हम अलग से डालते तो कितना बढ़ता, वो 40 से कितना बढ़ता, 40 इंक्रीज होना चाहिए 40 cc। बट जब वो वाटर के अंदर डाला हमने वही मोल्स, ठीक है, सल्यूट का, तो उसने जो वाटर में एक मोल डालने से जो इंक्रीमेंट हुआ वाटर के वॉल्यूम में दैट इज ओनली 35 cc। तो ये हो गया इसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम फर्स्ट केस में। केस 2 की बात करें अगर, केस 2 में जो स्मॉल m है दैट इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट वो भी 1 ही रहेंगे, क्योंकि उसने पहले दिया है वाटर तो 1 kg है, तो उसमें भी n 1 ही रहेगा ना, तो n 1, तो फिर वही पार्शियल मोलर वॉल्यूम यही था रिलेशन, वही रहने दो। तो ये भी 35 प्लस n, मतलब अब जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज 36 cc। दूसरे केस में जो वैल्यू आएगी दैट इज 30 cc। बस इतना सा ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। ठीक है, समझे, मतलब पार्शियल मोलर वॉल्यूम, क्योंकि उसने वॉल्यूम पहले से दिया है, ये जो दिया है ना, ये दिया है कि अगर एक मोल प्योर हो तो वो 40 cc होता है। तो सपोज क्या किया जाएगा कि अगर हम एक मोल डाला, मतलब 40 cc डाला, तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितने से इंक्रीज होना चाहिए, 40 cc से। बट क्योंकि उस एक मोल डालने से जो वॉल्यूम है वो 40 cc से नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, अगर एक पहले से अगर एक मोल उसका, अगर पहले से 0 मोल है, मतलब प्योर सॉल्वेंट में डाला एक मोल, तो इतना बढ़ाना चाहिए, बट वो कितना बढ़ा रहा है, 35 cc, ओनली 35 cc जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन हो रही है, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग जो है
वो लेस देन 0 है इसमें। मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम जो है 1000 उसमें डालने के बाद वॉल्यूम 40 सीसी बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ रहा है ओनली 35 सीसी। इसका मतलब मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम थोड़ा कम हो रहा है। एक का जो भी मोल लिया हमने, एक का जो भी वॉल्यूम लिया V, तो दूसरे का हमने 40 डाला, तो टोटल V + 40 होना चाहिए आइडियली। आइडियली इट शुड बी V + 40, but according to the equation it is V + 35 only। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज लेस देन द आइडियल वॉल्यूम, तो इसका मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर पहले से ही 1 मोल उसमें हो, पहले से 1 मोल अगर उसमें हो, तो हम अगर ऐड करें तो इट इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 36 cc। दैट्स इट। स्टिल डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0।